हेलो एवरीवन, ज़रा बताना मुझे एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है या फिर नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर हो रही है या फिर नहीं। स्टार्ट नहीं हुई क्या क्लास? फिर से सियापा हो रही है या फिर नहीं? हो गई। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी, आपकी अपनी मेंटर जनरल स्टडीज़ के लिए, और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हिस्ट्री की क्लास बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। तुम लोग की चैट मुझे काफ़ी देर से मिली, पता है। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, वापस से बता रही हूँ। तो अपने डिफेंस वाले सारे के सारे लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एग्जाम के लिए। अपने एनडीए, एयरफोर्स, XY सीरीज, जितने भी आप लोग एग्जाम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो जाना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में इस बार आपको सिलेक्शन निकाल के रखना है। और चूंकि आप हैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है एग्जाम के लिए, मतलब कहते हैं ना, अगर इस अपॉर्चुनिटी का तुम फायदा नहीं उठाओगे तो फिर क्या होगा, वो बताओ मुझे। देखो, यहाँ पे आप एनडीए, आपके एयरफोर्स, यहाँ पे आपको जितने भी आपके कोर्सेज है उन सबका आपको यहाँ पे A to Z गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा जब आप आओगे यहाँ पे प्लस के प्लेटफॉर्म पे। प्लस के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वो कहते हैं ना, इंडियंस की चीज़ें हैं कि अगर हम ये लेंगे तो हमें क्या क्या सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अवेलेबल क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पर? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, जिसमें एजुकेटर से आप चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो डिस्कशन की तरह, अपने डाउट पूछ सकते हो, एज एफ आपकी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर पाओ कि हाँ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर नहीं। चलिए, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, सारे के सारे जो कोर्सेज रहते हैं वो लाइन में रहते हैं, ताकि एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। अनलिमिटेड एक्सेस, आप सब्सक्रिप्शन एक लेते हो, लेकिन आपको एक्सेस अब बाकी सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का मिल जाता है। आप आराम से बैठ के अपने कंफर्ट जोन में, अपने डिवाइस पे, अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे जो आप आते हो, आपके लिए यहाँ 5 टाइप से आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे प्लान जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं। 1 मंथ के हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं और 2 साल के हैं। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो आपको पड़ता है 8,000, मतलब 1 साल में आपको सारी की सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कराई जा रही है बाकायदा। उसके बाद आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो तो आपको पड़ता है 9,600 रुपये, बोले तो महीने का 400 रुपये। और ये अमाउंट और भी कम हो जाता है जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो, दिव्या मैम का, जो कि ऊपर आपको दिख भी रहा होगा और नीचे भी दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। हाँ जी, तो पहले सारे बच्चों को जुड़ जाने दीजिए हमारे साथ। दीपू कुमार पाल 10.6 लाख सब्सक्राइबर, मतलब इतना थोड़ा नाम लिख देते हो ना। करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग का बहुत जल्दी लेने वाली हूं मैं। अनुपम, गौतम, वर्धान, सूरज गुप्ता, मृदुल, शिवम, अमर, पंकज। नहीं अनुज, तुम बिल्कुल लेट नहीं हुए हो, इसी टाइम पे आई हूं मैं भी, और तुम लोग भी। कहते हैं ना, हम लोग सब एक जैसे ही हैं। सुनो, तुम लोग कुछ समझ में आ रहा होता है कि नहीं समझ में आता, बस मुझे इतना बताओ, जब मैं पढ़ा रही हूँ तुमको यहाँ पे, तो तुम्हें डिजिटल बोर्ड पे ही सिर्फ समझ आएगा क्या? स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको हिस्ट्री में पता है, मेडिवल हिस्ट्री से हमने शुरुआत करी अपना। देखो, पढ़ाई ऐसे करेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जितने नए लोग हैं, आइए, आपका स्वागत है, और पुराने लोग जितने भी हैं, सुनो ना, लाइक हो, फटाफट क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने देखा जैसे ही चैनल मैंने पोस्ट करा वैसे ही किसी ने डिसलाइक कर दिया। ऐसा कौन करता है बताओ जरा? देखो, मेडिवल हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, जहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम मेडिवल हिस्ट्री, जो हम स्टार्टिंग चैप्टर जब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, लूसेंट की किताब से जब हमने शुरू करनी है, तो हमने ऐसे शुरुआत करनी है कि आपको समझ में आए। पूरी की पूरी कहानी नहीं समझेंगे, पूरी की पूरी कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताना और पढ़ना उतना है जितना आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। कहते हैं ना, दिमाग में जब सारी चीज़ें आप लोग लेके आ जाओगे तो पता चलेगा फिर इधर की खिचड़ी पकड़ी, उधर की खिचड़ी पकड़ी है। कहते हैं ना, ज़्यादा जानकारियाँ हो जाती है इंसान को तो इंसान खुद पे पागल हो जाता है बैठे बैठे। अच्छा, बैठ के खुद ही का कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है।
मैं बढ़िया अनुज सिंह, तुम लोग बताओ। पीडीएफ सुनो, पीडीएफ क्यों नहीं मिली थी बता रही हूँ। ठीक है चलो स्लो पढ़ाती हूँ, आप सुनो मेरी बात को। देखो पीडीएफ इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उसमें मैंने आपके पूरे 2021 के अब तक के सवाल लिखे हुए हैं, और जब तक मैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करा दूंगी, यानी आज का सेशन तो आपका हो नहीं पाया, कल के सेशन में मैं चाहूँगी कि आपका वो पूरा का पूरा जो कंप्लीटेड जो इनकम्प्लीट जो कोड पार्ट रह गया वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है चलो अब एकदम सब कोई शांत। अनिकेत गुड आफ्टरनून, आप सब कोई शांत, और दोनों ध्यान से बातों को सुनना बेटा। जहाँ पे बाद में जब टेस्ट लूंगी और सवाल का जवाब नहीं दिया तो थप्पड़ पड़ेंगे खींच के एकदम। मेडिवल हिस्ट्री में शुरुआत करते हैं तुर्क आक्रमण से। आप लोगों को पता है, टाइटल देख के भी समझ में आ रहा, तुर्क आक्रमण से। अब सबसे पहले मैं बता दूं ये तुर्क थे कौन। आप लोग को आता है कि तुर्क लोग आए कहाँ से थे, जैसे तुम लोग कितनी बार पूछते रहते हो मैम आप कहाँ से हो, मैम आप कहाँ से हो, तो कभी तुर्कों से पूछा है कि तुर्क तुम लोग आए कहाँ से थे जो इंडिया में आए और आके बवाल मचाना शुरू कर दिए। उसके लिए क्या करना होगा बताओ, मैं बताती हूँ। तुर्क जो थे ये उत्तर चीनी, उत्तर पश्चिमी जो सीमा था ना, मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न, रुजा में लिखते भी जा रही हूँ तुम लोग के लिए आसानी हो समझने में। जितने सीडीएस वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, अगर फर्स्ट क्लास उन्होंने मेरे साथ ये ली थी तो मैंने ये पढ़ाया था सब कुछ वापस से, तो हमारी क्लासेस लगती थी अनअकैडमी स्क्वाड के चैनल पे। नॉर्थ वेस्टर्न की सीमा पर उनकी जो बॉर्डर पे जो लोग रहते थे जो कि एक लड़ाकू जाति के होते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स किन किन लोगों ने देखी पहले बताओ मुझे, वहाँ देखा था खाल ड्रैगो व्रैगो से मेरा फेवरेट था खाल ड्रैगो। तो मैं बता रही हूँ वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे लड़ाकू जाति थे। जैसे होता है ना एक पूरा का पूरा यूनिट होता है जो बस इस पे निर्भर करते हैं कि वो घर निकलेंगे कहाँ, रोड पे कहीं पे ये अपना टेंट वेंट लगा के रह लेंगे वहाँ पे कबीले के तौर पे। एक ऐसा कबीला जो कि लड़ाकू कबीला था जिसका काम क्या था, जाना हर राज्य में जाना, वहां पे लूट खसोट करना, वहां से जो भी मिलेगा उसके थ्रू पे चलाना, और फिर अपनी आबादी में जैसे अपना राजपाट चलता उस तरीके से चलाना। भाई देखो अपनी आर्मी की बात करें तो चींटियों की भी अपनी आर्मी होती है, समझ रहे हो ना बातों को, बड़ी ऑर्गेनाइज वाली आर्मी होती है उनकी। तो देखो कोई कहीं भी रहता हो उसकी अपनी ऑर्गेनाइज वाली चीजें जरूर रहती हैं। अरे हैप्पी बर्थडे भाई, आज की क्लास 4 बजे एग्जैक्ट एंड हो जाएगी, डोंट वरी। यस 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 वधाना एब्सोल्युटली राइट। सुनो अब देखो यहाँ पे, तो ये लोग क्या थे ना, नॉर्थ वेस्टर्न जो सीमा थी ना एशिया का, जो नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ पे, चाइना के पास, चाइना के पास जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी वहां पे ये लोग रेसाइड करते थे। जब इनका मन करता था, लड़ाकू जाति थे ही, अब इनका कुछ पता नहीं था कि अब इनकी कौन सी जात थी क्या थी। कहते हैं ना हर किसी कबीला बनता है, जात भी अगर तुम जाओगे कि ये कास्टिज्म कैसे हुआ तो उसका भी एक ये है कि जो पूजा करते थे, जो विद्वान होते थे उनको ब्राह्मण बना दिया गया, जो लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय बना दिया गया, है ना। तो किस तरीके से बना, जैसे ह्यूमन जो जो चीज़ परफॉर्म करते थे उन परफॉर्मेंस के आधार पे ही उनकी चीज़ों को उनका नाम दे दिया गया, और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें भगवान ने इंसान बना के भेजा था, सुन लो सबके सब, ठीक है। अब ये जो तुर्क थे, तुमको सबसे पहले समझना होगा कि जब मैं बात कर रही हूँ तुर्क इन्वेजन की बात कर रही हूँ, तो तुम लोग बोलोगे कि मैम तुर्क इन्वेजन, अब भारत में कौन कौन से इन्वेजन हुए थे। तो मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं कि एकदम दिमाग से एक चीज़ एकदम क्लियर कर लेना कि तुर्क अलग थे, मुसलमान अलग थे और अरब अलग थे। मैं इन तीनों के बारे में इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि यही लोग थे, यही 3 जो जातियाँ थी इनकी, यही 3 जो प्रजातियाँ थी इनकी, इन्हीं तीनों ने आके भारत पे अटैक किया था, ठीक है। मैं आपका क्रश हूं। हाँ जी, हमारी फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री की, इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुस्लिम, तुम बोलोगे कि मैम मुस्लिम कौन थे और ये तुर्क कौन थे। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया, तुर्क नाम इनका बाद में पड़ता है। तुर्क इसलिए क्योंकि ये एशिया के साइड पे वहाँ पे रिसाइड करते थे, तो हमने इनको तुर्किश कहा। हमने कहा कि तुम लोग ये लोग तुर्क से आए थे तो तुर्किश थे। तो अभी जो लोग तुर्क में रह रहे हैं, अब थोड़ी तुम लोग मेरी क्लास अटेंड करने आ रहे हो, तुमको पता चले कि मैं तुम लोग के बारे में क्या बता रही हूँ। तो उनको पता नहीं है तुर्क कहाँ से आए, कैसे आए, बस इतना ही पता है कि उत्तर पश्चिमी के साइड पे ये लोग रेसाइड करते थे वहां पे और लड़ाकू जाती थे। अब एक सवाल और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कभी पूछोगे तो उसकी पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि ये लोग तुर्क जो हैं, तुम कहोगे मैम फिर इनका इस्लामिक धर्म इनका कैसे हो गया। आप बोलोगे कि मैम अगर ये तुर्क थे, आप कह रही है कि मुस्लिम अलग थे, तो इनका धर्म इस्लाम क्यों है, ये भी फॉलोअर कैसे हैं। तो बेटा मैं बता दूं, ये कन्वर्ट हुए थे।
ये जो लड़ाकू जाति थे, जो लोग लूटपाट करके खाते थे, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न सीमा, चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न सीमा पर जो लोग रिसाइड करते थे, ये लोग किसके प्रभाव में आके उन्होंने कन्वर्ट किया था? देखो, किसी न किसी के प्रभाव में आके कन्वर्ट हुआ जाता है ना, वही समझ लो। अब तुम भी अगर एक अच्छे इंसान बन जाओ या एक बुरे इंसान बन जाओ, उसका पूरा पूरा आधार किस चीज पर है? इस आधार पे है कि बेटा तुम्हारी जो संगत है ना, वो किसके साथ रह रही है। कहते ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यही तुम लोग के साथ वाला सिनेरियो है। तो कैसे सिनेरियो आप लोग का चलेगा? मेरी स्माइल जहर है, बाद में देखना, अभी चुपचाप सुन लो। अभी देखो यहाँ पे, तो इनका क्या था कि जैसे उमैया वंश के शासक थे। कौन थे? उमैया वंश के शासक थे। ये रुको, मैंने एक, हाँ ये रहा मेरा एक खाली स्लाइड जो मैंने तुम लोगों के लिए लगाया है। उमैया वंश डायनेस्टी, उमैया वंश के शासक थे। तो ये लोग जो थे, उमैया वंश के शासक जो थे, वो इस्लाम को फॉलो करते थे, इस्लामिक फॉलोअर थे उस कल्चर को, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये लोग प्रभाव में आए। कहते ना, बहुत इम्प्रेस हो जाना चीज़ों को लेके कि हाँ मतलब इसमें चीज़ें अच्छी हैं तो हमें ये अपनाना चाहिए। तो ये लोग उन चीज़ों को अपना लेते हैं और अपनाने के बाद ये लोग क्या होते हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किसी भी जड़ से पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री का बोले भाई साहब मतलब ही होता है हिस्ट्री का कि A to Z चीज जितना भी अपनी हुआ है ना इतिहास में, सबको ठीक तरीके से पढ़ लेना। नहीं बेटा, मेरी कोई बुक नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे सबसे पहले, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरा फटाफट कि सबसे पहले भारत पे अटैक किसने किया था? उमैया वंश। तुम लोग को एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया है कि उमैया वंश के प्रभाव में आके जो तुर्क थे, उन लोगों ने क्या बन गए? वो लोग मुसलमान बन जाते हैं। अब सबसे पहले बताओ मुझे, कौन आया था 712 में? फर्स्ट मुस्लिम अटैक। मैं इसको स्पेसिफाई करके लिख रही हूं ताकि तुम लोग को एकदम क्लियरली दिमाग में चले जाए, ठीक है। देखो, 712 AD में, 712 ईस्वी में सबसे पहला मुसलमान अटैक हुआ था। इसके बाद मैं आऊंगी कब तुर्क ने अटैक किया था, ठीक है। 712 AD में सबसे पहला मुसलमान अटैक हुआ था। अब बताओ ये कौन था? मैं तुमको उसका टाइटल बता देती हूँ, गजवा ए हिंद। गजवा ए हिंद की टाइटल थी उस इंसान को। यस, वेरी गुड वर्धान। ठीक है, क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन, यस कपिल, देखिए नाम था उसका मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहली बार यहाँ पे आके अटैक किया था। अब तुमको बता दो, तुम बोलोगे मोहम्मद बिन कासिम आखिर था क्या? अब इसका ओरिजिन क्या था? हर किसी की पहचान होती है। जैसे तुम बताओगे, हाँ बेटा ये एनडी की क्लास चल रही है, एनडी के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट, आपके डिफेंस वालों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है ये, ठीक है। एक जगह था अल हिजाज, अल हिजाज, ये यहाँ का गवर्नर था पहले। अगर किसी भी किताब में मैं जो आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें तुर्क के बारे में, कहीं भी अगर तुम कहोगे मैम डेट क्या था, तो मैं आगे चल के बताती हूँ। सारा एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। जो लेट है कोई बात नहीं, आइए ज्वाइन कर लीजिए। वापस हम एक बार रिपीट कर दे रहे जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। 712 AD में पहला मुस्लिम अटैक हुआ था, ठीक है। अब किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जिसको किस चीज की उपाधि मिली हुई थी? उपाधि याद रखना बच्चों, उपाधि थी गजवा ए हिंद की उपाधि उसे प्राप्त थी यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सबसे पहले दूसरा सवाल क्या आएगा कि इसने किस चीज के थ्रू, कहां से ये घुसा था? सबसे पहला अटैक कहां पे किया था? तो सबसे पहला अटैक इसने किया था कहां पे? सिंध में और मुल्तान में। सिंध और मुल्तान के थ्रू ये अंदर आता है। पहला अटैक कहां पे करता है? सिंध में करता है, फिर उसके बाद कहां करता है? मुल्तान में करता है, और दोनों जगह में अटैक करने के बाद उसको विक्ट्री मिलता है। अरे भाई थे ये लोग वो लड़ाकू, तो जाहिर सा बात है कि नए नए टेक्नोलॉजी को लेके आ जाते थे। जिस तरीके से आपका अलाउद्दीन खिलजी लेके आ जाता है नए टेक्नोलॉजी को। बाद में जब मैं आपको बाबर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि नई नई टेक्नोलॉजी को वो लेके आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बाद में फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद वो जब बाबर आता है वो अपनी अलग तकनीक लेके आता है,
है ना, क्योंकि उसके यहाँ देखो ऐसा नहीं है। आज कहते हैं अगर फैशन के मामले में देख लो, आज जो कपड़े मान लो दिल्ली में पहले आ जा रहे हैं तो दूसरे शहरों में बाद में कपड़े उतर रहे हैं। मैं फैशन के मामले के बारे में बता रही हूँ, ठीक उसी तरीके से यहाँ के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें तकनीक उनको पहले से मालूम थी वो यहाँ पे थोड़ी डिले आई। हम लोग तो पता ही, बड़े सीधे साधे लोग यहाँ पे अपने में बिजी हैं, अपने में बोल रहे हैं अरे तुमने मेरा ये काम नहीं किया, अरे तुम ऐसे कर सकते हो। हम एक दूसरे के बारे में बिजी हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटी का एग्जाम अभी तक नहीं निकला, अरे कब से प्रिपेयर कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे बेचारे बाहर से लोग आए और आके नया नया क्या बड़े बड़े गोले बारूद और नई नई तकनीक लाके इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम लोग का पार्ट क्लियर हो गया कि फर्स्ट मुसलमान अटैक कौन सा था, 1712 AD में था। याद रखो, दिमाग खोल के याद रखो, ऐसा याद कि वापस पढ़ने की तुम्हें जरूरत ना पड़े, दिमाग में बैठा लो ध्यान से। 1712 AD में फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ, ठीक है। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब ये कहाँ का गवर्नर था? अल हजीज का उधर का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। गजवाए हिंद की इसकी उपाधि प्राप्त थी। दूसरी चीज ये कि इसने अटैक कहाँ पे किया था? सिंध और मुल्तान में किया था। सब बना रही हूँ, सब बना रही हूँ। सूरज नोट्स बनाने में दिक्कत, अरे यार धीरे सुनो। 712 AD में फर्स्ट मुस्लिम अटैक, उमिया वंश क्या प्रभाव में आके जो तुर्क थे वो लोग मुसलमान बन गए थे। अब हम मुसलमानों के बारे में बात करें। 712 AD में फर्स्ट मुस्लिम अटैक किसने किया था? फर्स्ट मुस्लिम अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। उसको किस चीज़ की उपाधि प्राप्त थी? मोहम्मद बिन कासिम लिखोगे, उसके सामने एरो दोगे, वहाँ पे लिखोगे गजवाए हिंद, उसके नीचे लिखोगे अटैक। कहाँ के पे किया? सिंध और मुल्तान में किया। बात आ रही है समझ में? चलो अब मैं आगे से और धीरे समझाती हूँ। अब सुनो, मेरे को जगह चाहिए, यहीं पे लिख देती हूँ। इससे मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ तुर्कों के बारे में कि तुर्क में सबसे पहला कौन था। अरे क्या हो गया लैपटॉप में? अब्दुल्ला ने नहीं किया था बेटा। जिन किताबों में जिक्र है उनको एक बार पूरा कर चेक कीजिए। बहुत सारी किताबों में डेट भी बहुत अलग अलग लिखी हुई हैं। स्पेक्ट्रम की किताब खरीद लो तुम लोग, लूसेंट की किताब देखो। क्या होता है ना, कहीं भी किसी भी सोर्स में हिस्ट्री में स्पेशली किसी एक के बारे में पढ़ के नहीं निर्णय लिया जाता है। हिस्ट्री हम क्या करते हैं, हम 2-3 राइटर्स की किताबों को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें जब बताऊंगी ना, जब मैं तुम्हें हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगी ना, तो मैं वहाँ पे बताऊंगी कि हर जगह में किस तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग डेट मेंशन है। एनसीईआरटी में अलग मेंशन किया हुआ है, लूसेंट में अलग मेंशन किया हुआ है। असल डेट हम किसको मानते हैं? जब हम 3-5-6 किताबों को जब मिलाते हैं और उन किताबों में पढ़ते हैं डेट्स के बारे में, उसके बाद जाके एक हम उसे फॉर्म करते हैं। अरे स्टूडेंट अगर एक भी हो तब भी पढ़ाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जब आपको आएगा सवाल आएगा कि तुर्कों में आक्रमण किसने किया था, तो आप लिखेंगे सुप्तगीन ने। किसने? सुप्तगीन ने। अब इसका हिंदी में तुम लोग लिख लो इसका नाम। सबसे पहला अटैक किसने किया था? सुप्तगीन ने, ठीक है। सुप्तगीन कौन था? अब इसके बारे में पूछेंगे वापस से कि सुप्तगीन जिसने अटैक किया था भारत पे, पहला तुर्क। जब तुम पे सवाल आएगा कि पहला तुर्क कौन था, क्या लिख रहे हो? पहला तुर्क जिसने अटैक किया था, तुम लोग बोलोगे मैम सुप्तगीन नहीं था पहला तुर्क, पहला तुर्क तो गजनावी था। तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तुमको एक बात बता दो, सुप्तगीन का बेटा था गजनावी। अगर ऑप्शन में सुप्तगीन नहीं हुआ तब तुम लोग गजनावी को टिक करोगे, और अगर ऑप्शन में सुप्तगीन हुआ तो सबसे पहले किसका टिक करोगे? सुप्तगीन को तुम लोग टिक मार्क करके आओगे, समझे? यस, सेल्फ लवर यूपीएससी सबसे ज्यादा उसमें डेट मिस्टेक है। तो करते क्या है, जब अभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो 2-4-5 किताबों से पढ़ते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं किनमें ज्यादा टाइम पे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, फिर उसको मैच करना पड़ता है सोर्सेस को। वैभव बोला ना, पीडीएफ कल वाली जो थी आपकी पूरी 1 साल की, मतलब पूरी की पूरी 2021 की भी उसमें करंट अफेयर है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराऊंगी आपको। बात आई समझ में? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन था? तुर्क था। अब ये बात आता है कि सुप्तगीन आखिर था कौन? अब बाहर देश से एक आदमी आया, बाहर एक सीमा से ये लड़ाकू जाति उठ के आ गई,
तो कोई तो था होगा, कोई तो होगा, चाहे वहाँ का राजा होगा, चाहे तुर्कों के अंदर ये राजा होगा, उनका उस कबीले का राजा होगा, चाहे गुलाम होगा, चाहे कोई सेनापति होगा, क्या था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी। इसी आइडेंटिटी को तुम्हें बनाना है कि तुम क्या हो। तिवारी जी जवाब मिला आपको? आप कंफ्यूज है ना क्यों इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी बनानी है आपको कि आप क्या हैं। लोग यही पूछते हैं जब भी तुम जाके अपना नाम बताओगे ना कि मेरा ये नाम है, तो लोग नाम तो पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आप हो क्या, आप करते क्या हो, ये मैटर करता है। तब क्या बोलोगे? प्रेस्टीजियस जॉब के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये सवाल याद रखना और ये जवाब भी याद रखना। सुप्तगीन कौन था? ये गुलाम था। सुप्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। किसका गुलाम था? ध्यान से समझना, पहला तुर्क कौन था? सुप्तगीन था। सुप्तगीन जिसने भारत पे आके अटैक किया। सुप्तगीन जो था वो स्लेव था। किसका स्लेव था? अल्पतगीन का स्लेव था। अब तो ये राजा कैसे बन गया? तुम बोलोगे तब इसके पास इतनी पावर कहाँ से आएगी कि गुलाम आके इंडिया में आके आक्रमण कर दिया, तो अब इसके पास आया कैसे? बेटा सुप्तगीन ने अटैक किया था, सुप्तगीन ने अटैक किया था, और सुप्तगीन जो था वो स्लेव था अल्पतगीन का। जैसे सूरज, तुम्हारा नाम सूरज है, मैं बोलूँगी कि तुम काम क्या करते हो, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, तो अपने सीनियर का नाम बताओगे ना, ये सीनियर था इसका, सुन लो, ये जो था ये सीनियर था अल्पतगीन, लेकिन इसने अटैक नहीं किया था, अटैक किया था सुप्तगीन ने। अल्पतगीन जो था, अल्पतगीन की बेटी से शादी करके ये बन जाता है राजा। था तो खुद गुलाम, इसके पास पावर कहाँ से आता? खिलजी के पास ही पावर कैसे आ गई थी? शादी किया था ना उसने अपनी चाचा की बेटी से, जो कि राजा था, मतलब अपने टाइम पे वहां पे चीफ था, तब तो उसके पास पावर आई। पावर आने के लिए, अरे कहाँ से आएगा पावर? तो इसको पावर कैसे मिली? इंडिया में अटैक करने के लिए एक आर्मी चाहिए होगी, तो ये आर्मी किससे मिली? अल्पतगीन की आर्मी थी वो। अब अल्पतगीन अपनी आर्मी गुलाम को क्यों देता? क्योंकि अल्पतगीन की बेटी से विवाह किया था सुप्तगीन ने। बात आई समझ में? और जैसे इसने विवाह किया सुप्तगीन ने, तो सुप्तगीन को उपाधि मिली आमिर उल उमरा। ठीक है, आमिर उल उमरा, याद रखोगे क्या है? आमिर उल उमरा की उपाधि मिली। चलो फटाफट इसको लिखो एकदम। अच्छा, क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझना और बताना। थैंक यू ऋषि। नहीं बच्चा, नाम के आगे कुछ ऐड नहीं करना है। जैसे अपना टाइटल होता है ना, इनके पास कोई टाइटल नहीं था। तुमने कभी किसी का टाइटल सुना है आज तक? अकबर का टाइटल क्या था बताओ जरा मुझे। बाबर का टाइटल क्या था? सुना है कभी टाइटल? ना, ये लोग अपने नाम से ही फेमस हैं, हम लोग टाइटल बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली उनके यहाँ वो सिस्टम होता है ब्लड में थोड़ा शादी करने का। हाँ जी, ये हुई ना बात, नाम के आगे तुम लोग लगाओगे कैप्टन। हाँ जी, अब देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब एक सेकेंड रुको। तो प्रथम तुर्क, फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इन इंडिया हु वाज सुप्तगीन। याद रखना, अगर सुप्तगीन ऑप्शन में हो तो गजनावी का नाम लिखोगे। अब तुमसे दूसरा सवाल क्या आएगा कि सुप्तगीन ने जब अटैक किया तो कहां पे अटैक किया? सूरज, आप पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर यहाँ पे आपको ट्रोल करना है किसी और बच्चे को? बातें समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है बेटा, पहली बात मैं पेंटअप के ऊपर लिख रही हूँ, बात आ रही समझ में? बेटा सुप्तगीन के पिता का नाम किसी को नहीं पता है, किसी भी किताब में सुप्तगीन के पिता का नाम कहीं भी नहीं मेंशन है। बस यही मेंशन है कि सुप्तगीन जो था वो अल्पतगीन का
गुलाम था, अल्पतगीन का स्लेव था। सुप्तगीन ने आके अटैक किया भारत के ऊपर। भारत के ऊपर अटैक करने के बाद इसने कहाँ पे अटैक किया? इसको उपाधि प्राप्त थी आमिर उल उमरा की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि? आमिर उल उमरा की उपाधि प्राप्त थी। इसने अटैक सबसे पहले कहाँ पे किया? जयपाल पे किया, राजा जयपाल पे। अब बात ये आएगी कि राजा जो जयपाल थे वो कहाँ के राजा थे। तो जैसे आपके पास ये सवाल आएगा तो आप क्या लिखोगे कि सुप्तगीन का पहला अटैक कहाँ पे था? हिंदू शाही राजवंश पे। हिंदू शाही राजवंश पे सबसे पहला अटैक किया इसने। बात आ रही समझ में? ठीक है, यहाँ पे झगड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है बेटा, आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो ना। देखिए, तो हिंदू शाही राजवंश पे जयपाल पे सबसे पहला अटैक हुआ था। तुर्कों का पहला अटैक किसके खिलाफ हुआ था? राजा जयपाल के ऊपर, जो कि हिंदू शाही राजवंश पे थे। देखो, इनका जो मेन मोटिव के बारे में बात आएगी, मैं तुमको आगे चल के बताऊंगी कि गजनवी का भी जो था ना, मेन मोटिव क्या था? इनका राज करना नहीं था मेन मोटिव। इसका मेन मोटिव मैं तुमको आगे बताती हूँ, इसका मोटिव था क्या आखिर। अब देखो यहाँ पे इसने हिंदू राजवंशी जयपाल पर अटैक किया। अब हम आ जाते हैं किसमें? गजनवी पे। गजनवी, अब हर किसी का एक मोटिव होता है, मैंने बताया ना तुम लोग को। तुम लोग कमेंट्स में देखना बंद कर दूंगी, बड़ा पता है मैं ऐसे डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। तुम लोग कमेंट्स देख रहे हो, तुम लोग कोई सवाल तो नहीं पूछ रहे हो और तुम लोग ऐसे काम करते रहते हो कमेंट्स के अंदर। सुनो ध्यान से, थप्पड़ खाओगे अब एकदम। गजनवी जो था, गजनवी ने अटैक कहां पे किया? सबसे पहले जयपाल के ऊपर अटैक किया। राजा जयपाल, जो कि हिंदू शाही राजवंश का राजा था जयपाल। गजनवी का मोटिव क्या था? हर किसी को क्या पूछते हैं? मोटिव पूछते हैं सबसे पहले। ये तुम लोग टेलीग्राम पे लव यू लिख रहे हो, थप्पड़ खाओगे जाके अभी। अब देखो, इसके अटैक के बारे में लिखते हैं हम लोग। यहां पे देखो ध्यान से, गजनवी के मोटिव के बारे में बात करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई एक एम होता है, हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है कुछ भी करने का। जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तुम कोई भी क्राइम करते हो, तुमको गिरफ्तार किया जाता है, तो कोर्ट में सबसे ज़रूरी क्या होता है? क्रिमिनल का, एक्यूज्ड का मोटिव प्रूफ करना, कि उसका मोटिव क्या था, इसके पीछे अटैक करने के पीछे मोटिव क्या था, इसका किसी को जान से मारने का क्या मोटिव रहा होगा। क्योंकि जब तक एम क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं था। मेंस रिया लीगल टर्म है एक। जब तक कोई मोटिव नहीं, तब इसका मोटिव अगर पता करते हैं कि गजनवी का क्या मोटिव था, तो गजनवी का मोटिव ये था, गजनवी राज करने नहीं आया था भारत पे, वो धन लूटने आया था भारत से। उसे ये पता था कि भारत में बहुत धन है, यहाँ के जो राजाएं हैं उन राजाओं के पास बहुत सारा धन है, उस धन को लूटने आया था। अब धन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, हर किसी को जिस भी चीज की जरूरत है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अब धन लूटने की वजह क्या रही थी? धन लूटने की वजह यह थी कि वो अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वो अपना मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में, वो अपना मिडिल एशिया में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ध्यान से लिखना, मिडिल एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। देखो, कहीं भी अगर तुम जाओगे, तुम्हें अगर कहीं पे राज करना है या कुछ भी करना है तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको विशाल साम्राज्य स्थापित करना था तो सैनिक की जरूरत पड़ती, बड़े से किले की जरूरत पड़ती, लोगों को अपने अंडर करने की जरूरत पड़ती। वो सब कैसे होता? पैसे के बगैर तो होता नहीं। तो उस पैसे को ये लूटने आया था भारत में। इसको था कि बस अपना मोटिव जो था उसको पूरा करना था। क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। अब गजनवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगी मैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। गजनवी एक बहुत फेमस चीज के लिए बहुत फेमस था। इसको ना, बुद्ध का मतलब क्या होता है बताओ पहले? बुद्ध का मतलब क्या होता है? इसको एक नाम से फेमस किया जाता था, इसका नाम था बुद्ध शिकन, मतलब मूर्ति भंजक। इसने इंडिया में आके जब इसने भारत पे अटैक किया, इसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा,
हर जगह जगह पे जहाँ भी मूर्तियाँ मिली थी इसने उन सब को तोड़ते गया। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो सिर्फ जिहाद में बिलीव करता था। उसने जितने भी रिच टेम्पल थे, जितने भी अमीर मंदिर थे जहाँ लोग जाते थे, पूजा पाठ करते थे, दान देते थे, जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, उन जगह को जाके इसने लूटा। सिर्फ लूटा नहीं, लूटने के साथ साथ इसने मूर्तियाँ तोड़ी। जहाँ जहाँ इसको मूर्तियाँ दिखती थी ये वहाँ वहाँ मूर्तियाँ सिर्फ तोड़ता जाता था। पूरी तरीके से चाहता था कि ख़त्म हो जाए। अरे भाई साहब, तुमको राज करना ही नहीं था तो तुम मूर्ति काहे तोड़ रहे थे भाई? तो इसे बुत शिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में बात करें? महमूद गजनी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। महमूद गजनी कब आया था? 1971 में आया था। 1030 तक रहा था। 1030 तक ये रहा नहीं था, ये आता जाता रहता था, मतलब इसका कार्यकाल था उस टाइम पे, उसके बारे में बात करूंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, रुको। इसने भारत पे टोटल, मतलब अगर इंडिया की बात करेंगे, इसने इंडिया पे 17 बार आके अटैक किया है। तो हमको इसके पूरे के पूरे 17 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कब कहाँ कहाँ इसने अटैक किया है, किसको कितने सारे किले इसने दान में दिए हैं, वो सब कुछ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना पढ़ो कि इसने भारत पे कितना बार अटैक किया था। इसने 17 बार भारत पे अटैक किया था। ठीक है, अब देखो मैं तुमको बताती हूँ इसके जो इतने अटैक्स थे ना, उसके बारे में बता देती हूँ। अटैक लिख लो इसके। 1001 में बैटल ऑफ पेशावर, कहाँ लिखूं? बैटल ऑफ पेशावर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बैटल ऑफ पेशावर। किसके खिलाफ? राजा जयपाल। राजा जयपाल के पास जब ये आता है, अचानक से इसने अटैक किया। अरे भाई सब नॉर्मली रह रहे थे शांति से, तो राजा ने इसे बहुत हाथ जोड़ के विनती करी कि भैया तुम मत करो हमारे यहाँ अटैक, इस तरीके की चीज़ें जो है, क्योंकि पता था बहुत क्रूएल आदमी था। औरतों को, चलो धन को तो नुकसान पहुँच रहा है, औरतों को भी पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत रिक्वेस्ट करा जयपाल ने, राजा जयपाल ने, और कहा कि तुम लो, तुमको जितना धन लेना है तुम उतना धन ले लो, लेकिन हमारे राज्य को छोड़ दो। उसने धन भी लिया और इसको बहुत बेइज्जत भी करता है। जयपाल को अपने सैनिकों के पीछे बहुत बेइज्जत करता है, बहुत जलील वाली चीज़ें भी कहता है। मतलब अगर कहा जाए इसके फैमिली को लेके, इसके राज्य को लेके, हर एक चीज़ को लेके। हाँ जी वैदान जयपाल, ये समनदेव। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है। बैटल ऑफ पेशावर का था राजा जयपाल के खिलाफ। उस गिलानी से, उस गिल्टी से, एक तो उसने पैसे भी दिए, राजा जयपाल ने पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद भी उसको सबके सामने बेइज्जत कर रहा है, उसको गिलानी महसूस हुई। तब इन्होंने किया, क्या कर लिया था? इन्होंने सुसाइड कर लिया था। अरे स्पेलिंग गलत है, रुको। राजा जयपाल ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी गिलानी से। अब जब राजा जयपाल की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका राजपाट कौन संभालता है? इनका बेटा संभालता है। कौन? आनंदपाल। इनका बेटा संभालता है कौन? आनंदपाल। याद रखना, बेटे का नाम याद रखना, आनंदपाल। मैं क्यों बोल रही हूँ उसके भी मैं रीज़न देती हूँ, अभी बताती हूँ। इसके बाद ये वापस लौटता है, सारा राज सब कुछ लूट वूट के चला गया ये। अब ये लोग उबर ही रहे थे कि ये वापस 5 सालों बाद आता है। इसको तो बस पैसे चाहिए थे। उसका नाम था बैटल ऑफ मुल्तान। बैटल ऑफ मुल्तान जब हुआ था तब राजा कौन था? जयपाल का बेटा उस वक्त राजा था, राजा आनंदपाल। ठीक है, राजा कौन था? राजा आनंदपाल था। 5 साल बाद ये आता है वापस, और वापस से लूट वूट के ये चला जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ मुल्तान को जरूर याद रखना। कई बार तुम लोग को बहुत घुमा के सवाल पूछा गया एग्जाम में, और बैटल ऑफ मुल्तान के बारे में बहुत बार सवाल आया है कि उस वक्त राजा कौन था। महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे हम महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में गजनवी के, तो उसमें से बैटल ऑफ मुल्तान जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता था।
अच्छा पहले बताओ मुझे, तुम लोग को सब कुछ क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो वापस से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन चेक करने दो। क्या ऋषि भाई मैटर करेगा हमें? तुम लोग को मैं फारसी में बता रही हूँ विशाल मिश्रा, हिंदी में तो कह रही हूँ। चलो इसके बाद आते हैं, अब इसको उसके बाद भी सुकून नहीं मिलता है। 2006 में वापस से लूट के जाता है और राजा आनंदपाल की उसमें हार होती है, पराजय होती है। वापस ही 2 साल बाद आता है। कब आता है? देखो ऐसे टर्म में सीक्वेंस में याद रखोगे तो दिमाग में जाएगा, हिस्ट्री है, सीक्वेंस में याद रखो। वापस ही आता है 2 सालों बाद, ये वापस आता है। उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ बेहंद, बैटल ऑफ बेहंद, ठीक है। अब इसमें वापस से डिफीट करता है, अगेन डिफीटेड हुम? आनंदपाल, ठीक है। एक देखो 1001 में आता है पेशावर में, जहाँ पे राजा जयपाल रहता है। राजा जयपाल ने गिलानी से आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनका राजपाट कौन संभालता है? 1006 में बैटल ऑफ मुल्तान होता है, जब उनका बेटा राजा जयपाल का बेटा आनंदपाल गद्दी संभाले हुए था। 6 में लूटता है, आनंदपाल हार जाता है। उसके बाद इसका काम क्या था गजनावी का? तुमको समझ में आ रहा है? तो ये आ रहा है, लूट रहा है, चला जा रहा है। इसका काम था बस पैसे लूटना। इसका काम था ही नहीं कि राज करता, कि हरा दिए और हराने के बाद उसको बोले कि तुम बेटा हटो, अब हम गद्दी पे शासन करेंगे। नहीं, इसका काम था सिर्फ लूटना। सिर्फ आएगा, बार बार परेशान करेगा, जिंदगी एकदम जहन्नुम बना के रख देंगे ये लोग। क्या इशू हो रही है? इसके बाद वापस आता है ये। अब इसमें आता है कन्नौज। कहाँ पे इसका होता है? अब यहाँ सब कुछ लूट वूट के चला गया बैटल ऑफ बेहंद में। बैटल ऑफ मुल्तान में इसने एक्चुअली अधिकतर चीज़ इसने लूट ली थी, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। उसके बाद बेहंद में वापस आता, जो भी थोड़ा बचा कुचा था वो भी आनंदपाल से लेके निकल लेता है। फिर ये जाता कन्नौज में। अब कन्नौज में इसका क्या होता है? विक्ट्री होता है। कन्नौज विक्ट्री होता है। यहाँ पे प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार राजा राज्यपाल, ठीक है। कन्नौज की विक्ट्री होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट 1025 में, जिसके बारे में सबको पता था कि 1025 में इस गजनावी के बच्चे ने, मतलब क्या यार क्या बोलूं, सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। किसने? ये तुम लोग का क्या ड्रामा चल रहा है हो? हम बिहारी है तो औकात में रहो। ए बेटा चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ो, समझे? लगाएंगे थप्पड़ यहाँ से खींच के ना एक दिन। ड्रामे करने इन लोगों को बोलो ना तो बस। अब देखो 1025 में क्या होता है? सोमनाथ विजय। तुम लोग को बस समझाने के लिख रही हो नालायकों, पीपीटी आगे पड़ी हुई है तुम लोगों के लिए। सोमनाथ विजय, सोमनाथ हमला। ये आता और क्या करता है? सोमनाथ पे हमला करता है। लो देख गया, एकदम क्लियर अनकट देख लो और समझ लो एकदम देखने के बाद। सोमनाथ मंदिर में आके सबसे क्रूर चीज़ ये थी कि ये आता है 1300 केजी गोल्ड तो लेके जाता है, बहुत सारे दिनार लेके जाता है, सोमनाथ मंदिर से सब कुछ लेके जाता है। लेकिन सबसे भयावह चीज़ ये थी कि ये इंसान, ये जालिम ने 50,000 लोगों का सर काट दिया था। 50,000 लोगों को लाइन में खड़ा करके 50,000 लोगों का इसने सर काटा था, उन्हें बांध के पकड़ के सिर्फ उनका सर। और तुम सद्भावना देखो, मतलब जितने वहां लोग थे वो लोग नहीं हटे। जब ये मंदिर को लूटने आया था तो लोगों, जितने भी वहां लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और होता है ना कि लोग भागते हैं, भगदड़ मचाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं हिले। डोंट यू गेट गूज़बम्स? ये लोग वहां से नहीं हटे। वहां पे शिव भगवान की जो शिवलिंग थी उससे ये लोग लग के चिपट के बिल्कुल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि हमारा भगवान हमारे साथ है। उन्होंने मंदिर को, भगवान को, उस जगह को, उस परिसर को इन लोगों ने खाली नहीं किया। जहां थे ये लोग वहीं रहे और बड़े शांति से खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ना ज्यादा चिल्ला रहे थे कि हाँ तुमको ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं, शांति से बस खड़े थे अपने भगवान पे यकीन पे। ना भागने की कोशिश की, ना ही भगदड़ करी। और इस नालायक के औलाद ने
और इसने 1300 केजी वहाँ से गोल्ड, 1300 केजी सोने लिया। और अभी तो उसका कोई हिसाब नहीं है कि इसने कितना सारा दिनार लिया। और तुमको बता दूं, इसने इतनी बार वहाँ पे अटैक किया है कि उसका भी कोई हिसाब ना। चलो अब वो हो गया। अब जब ये सोमनाथ मंदिर से जब ये लूट वूट के जब ये वापस ला रहा था, जब ये सोमनाथ मंदिर से लूट पाट करके जब ये वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में कुछ जाटों ने परेशान किया था। किसको? गजनावी को। जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के जब ये वापस लौट रहा था तो इसे कुछ जाटों ने बहुत परेशान किया था। वो जाट किस जाति के थे? खोखर जाति के थे, याद रखना। खोखर जाति के जाट थे जिन्होंने गजनावी को बहुत परेशान किया था रास्ते में, कैसे लूट के जा रहा है, लेके जा रहा है। अब इसको तब भी सुकून नहीं आया, ये वापस आता है। उसके बाद ये वापस आता है कब? मैंने सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। 2 साल बाद ये वापस आता है। सिंध में जाटों के खिलाफ वापस आता है। सिंध में जाटों के खिलाफ वापस आता है। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं वापस से डिक्टेट कर दे रही हूँ, लिख लो तुम लोग। 1001 में बैटल ऑफ पेशावर था। 1001 में गजनावी ने बैटल ऑफ पेशावर किया था जब उसने राजा जयपाल पे अटैक किया था। राजा जयपाल ने उससे कहा कि आपको जितना भी धन दौलत सोना चाहिए तुम ले लो, लेकिन हमारे राज्य को बर्बाद मत करो। लेकिन उसने उन्हें बहुत इंसल्ट करी, बहुत बेइज्जत करी और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से गलानी में आके राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद आनंदपाल जो था वो राजा बनता है और 1006 में बैटल ऑफ मुल्तान होता है। जब 1006 बैटल ऑफ मुल्तान होता है, जब वापस से इसने हराया था यहाँ। उसके बाद 1009 में 2 साल बाद ही वापस आता बैटल ऑफ बेहंद में और आनंदपाल को वापस हराता है। अब यहाँ से इसका किस्सा खत्म हो जाता आनंदपाल और जयपाल तक की। ये आता 1018 में ही वापस आता है जब इसने कन्नौज विक्ट्री करी थी प्रतिहार के राजा राजपाल जो थे उनके खिलाफ। उसके बाद 1025 में, जो कि बहुत ही फेमस है, सोमनाथ हमला किया था इसने, जहाँ पे इसने 50,000 लोगों का सर काट दिया था और बहुत बार लूटा भी था उसको। इसके बाद 1027 में ये वापस आता है उन जाटों के खिलाफ जिन्होंने इसको बीच रास्ते में परेशान किया था। तो उनको बस मारने के लिए आता है, उनको खत्म करने के लिए आता है। अब देखो ये हो गया गजनावी का किस्सा, यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड रुको। अच्छा एक सेकेंड, सोमनाथ विजय के टाइम पे कभी कभी तुम लोगों से एग्जाम में पूछ देता है कि सोमनाथ विजय के टाइम पे क्या तुम लोग कर रहे हो, गाली गलौज क्या कर रहे हो तुम लोग एक दूसरे के साथ? बता रही हूँ, सुनो। जब इसने सोमनाथ मंदिर पे जब इसने अटैक किया था ना, उस वक्त सोलंकी राजा थे। कौन थे? सोलंकी वंश थे। सोलंकी वंश, ए बाबू सुनो, सोलंकी वंश थे। लो एक बार और लिख दे रही हूँ, अब हिंदी से ज़्यादा मुझसे और क्लियर ना होगी, तुम लोग को मुंह से बोल दे रही हूँ, चुपचाप लिख लो। सोलंकी वंश के राजा भीमवन थे। कौन थे? सोलंकी वंश का राजा भीमवन थे, जो यहाँ पे थे उस के टाइम पे, सोमनाथ टेम्पल के टाइम पे। जब सबसे इंपॉर्टेंट अटैक की जब भी बात आएगी तो तुम लोग क्या मेंशन करोगे? सोमनाथ टेम्पल लिखोगे। अगर सोमनाथ मंदिर का अगर जिक्र नहीं होगा तब तुम लोग किस पे टिक करोगे? सेकेंड इंपॉर्टेंट कहाँ पे? बैटल ऑफ मुल्तान, जो कि किसके खिलाफ किया था? आनंदपाल के खिलाफ किया था। याद रखना इस चीज को। अब देखो कई बार ये सवाल आता है कि गजनावी के साथ कौन कौन से विद्वान थे जो गजनावी के साथ भारत आए थे, तो उनके बारे में जान लो। सबसे पहला था अल बरूनी, लिख लो। सबसे पहला जो विद्वान जो आया था किनके साथ? गजनावी के साथ जो आया था उसके साथ, वो था अल बरूनी, ठीक है। अब उसने किताब लिखी थी, अल बरूनी ने यहाँ पे आके किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। क्या नाम था उसका? किताब उल हिंद। 4 विद्वान आए थे गजनावी के साथ, भारत में 4 विद्वान आए थे।
अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अल बरूनी, फिरदौसी, अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। फारूकी देखो तो तुम लोग, वो कबूल है जोया फारूकी याद रखना, उतबी, फिरौकी, अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। दो ने किताब लिखी थी, जिस किताब का जिक्र बहुत बार तुम लोग के एग्जाम में आता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी थी। तो किताब उल हिंद में बता दूं, किताब उल हिंद अल बरौनी ने लिखी थी। अल बरौनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। और शाहनामा, शाहनामा जो किताब थी वो फिरदौसी ने लिखी थी। बात आ रही समझ में? अरे अमन तुम वापस बोल रहे हो मैम इंग्लिश कब पढ़ाओगे? यस यस वधान, अनदर वन वाज फिरदौसी हु रोट शाहनामा। ठीक है, डन। एक चीज और याद रखना, सबसे पहले तो तुम लोग के एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि ऐसा कौन सा शासक था, मुस्लिम तुर्क शासक था जिसने संस्कृत के सिक्के चलाए थे, जिसने संस्कृत के सिक्के चलाए थे। वो कौन था? यही गजनवी था जिसने संस्कृत के सिक्के चलाए थे। बताइए समझ में? अब इसका चैप्टर खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। गजनवी का चैप्टर खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं मोहम्मद घौरी की तरफ। किसकी तरफ? मोहम्मद घौरी की तरफ। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे सारी पीपीटी में मेंशन कर रखी है। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया, फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया, ही रिटर्न टू गाजा विद द वेल्थ आफ्टर डिफीटिंग जयपाला, शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था। फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान, आनंदपाल, चंडेलाज, कनौज, ग्वालियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। पीपीटी में सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। यहाँ पे देखो, महमूद गजनी वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द एशिया, ही पैटर्नाइज आर्ट एंड द, ये सब हटा दो, हाँ किसी का भी रहे ये, इसने भारत पर अटैक किया था। हाँ देख लो यहाँ पे फिरदौसी और अलबरूनी जिनका बहुत नाम है। अलबरूनी ने क्या लिखा था? किताब उल हिंद लिखा था। फिरदौसी ने क्या लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। गजनी मर जाता है 1030 में, उसके बाद मोहम्मद घौरी आ जाता है राज में। क्लियर है? यहाँ पे पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब आते हैं किसके टाइम पे? मोहम्मद घौरी के टाइम पे आते हैं। देखो मोहम्मद घौरी को शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद घौरी को किस नाम से जाना जाता था? शहाबुद्दीन के नाम से। और भारत में देखो जब बात आती है ना कि सबसे पहला मुगल संस्थापक कौन था, तो तुम क्या लिखते हो वहां पे? बाबर। तो जब ये सवाल आएगा कि सबसे पहला मुस्लिम संस्थापक कौन था भारत में, सबसे पहला मुस्लिम संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो तुमने क्या लिखना है? मोहम्मद घौरी लिखना है। बात आ रही समझ में? अब बात आएगी इसका डायनेस्टी क्या था। तो मैं आपको बता दूं, ये सुन्नी मुसलमान था। देखो मुसलमानों में बहुत सारा होता है, वहाबी होता है, सुन्नी, शिया और भी बहुत सारे जो होते हैं इनके क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि इनमें नहीं होते हैं, लेकिन इस दो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। प्रमुख कौन कौन से? शिया और सुन्नी। तो मोहम्मद घौरी जो था वो सुन्नी मुसलमान था। और जब इसके वंश की बात की जाती है तो ये भी कहा जाता है इसका वंश था घौर वंश। क्या नाम था? इसलिए इसका नाम था घौरी, घौर वंश का था, इसलिए इसका नाम क्या था? घौरी। तुम लोग कमेंट्स बाकी बच्चों के पढ़ने ही नहीं देते हो, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे, यहां से देख लो, इसने पहली बार इंडिया में इन्वेड कब किया था? 1175 में। अब इसके अटैक के बारे में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ तरेन, ठीक है, बैटल ऑफ तरेन से पहले जो कि 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, इससे पहले इसके और भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रुक जाओ, मेरे को एक खाली स्लाइड मिलने दो। लेट मी राइट इट डाउन हेयर। फर्स्ट अटैक के बारे में तुम लोग के एग्जाम में जब भी आया है, फर्स्ट अटैक किया था इसने 1175 में, जब इसने मुल्तान विक्ट्री करी थी। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो ध्यान से,
फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया, यहाँ लिखा है तो ये व्हाइट वाले पीपीटी में कि फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया इन 1175। तो 1175 में जब ये इन्वेड किया था इंडिया में, तो कहाँ पे इन्वेड किया था इसने? मुल्तान में इन्वेड किया था, मुल्तान विक्ट्री, मुल्तान विक्ट्री, ठीक है। फर्स्ट अटैक से कब किया था? 1175 में, तब इसने मुल्तान विक्ट्री करी थी। दूसरा अटैक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अटैक ही लिख रही हूँ सिर्फ, 1178 में किया था इसने। दूसरा कब किया था? 1178 में। पाटन बैटल कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? पाटन बैटल, पाटन बैटल ऑफ गुजरात। और इसने राजा भीम टू को हराया था, सोलंकी के, वही गुजरात सोमनाथ मंदिर। जब गजनावी ने अटैक किया था तो गुजरात में उस वक्त राजा कौन थे? सोलंकी वंश था। उसके राजा कौन थे? भीम प्रथम थे। जब घौरी आता है, और घौरी जब इंडिया में अटैक करता है तो पहला अटैक करता है 1175 में, और इसने मुल्तान विक्ट्री करी थी। सेकेंड अटैक करता है 1178 में, जब इसने पाटन बैटल ऑफ गुजरात किया था, ठीक है। उस वक्त कौन था? सोलंकी वंश के राजा भीम द्वितीय थे, भीम सेकेंड, भीम द्वितीय, ठीक है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं 1179 में। 1179 ने इसने पेशावर विक्ट्री करी थी। वेट अ सेकेंड, चलो, पेशावर करी थी, पेशावर विक्ट्री। मैं तुमको ये सारी पहले की चीजें इसलिए बता रही हूँ, मैं चाहूँ तो तुमको सिर्फ बता दूंगी पृथ्वीराज वाला बैटल ऑफ तरीन बता सकती हूँ मैं तुम्हें। बैटल ऑफ तारीन बताने से पहले तुमको बताती हूँ कि पृथ्वीराज जो कि दिल्ली में शासन कर रहे थे, उनको गुस्सा किस वजह से आया था और किस वजह से उन्होंने वापस उसे बुलाया था बैटल ऑफ तारीन में कि आ बिठा के युद्ध कर, और हराया भी था। वो तुम लोग के झगड़े अभी तक चल रहे हैं? कंटिन्यू बेटा, एग्जाम तो तुम लोग को देना है नहीं, तुम लोग तो एकदम हारी मान चुके हो। अब ये जो पेशावर की जब इसने विक्ट्री कर ली ना, तो ये वापस चला जाता है, मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। मैं बताऊंगी इसने किस तरीके से लाहौर को राजधानी बनाई थी, और लाहौर को राजधानी बनाने के बाद इसने भटिंडा पे आक्रमण करा था, जिसके बाद पृथ्वीराज का जो गुस्सा था वो काफी बढ़ चुका था। अब पेशावर की जब हो जाती है विक्ट्री, तब ये मोहम्मद गौरी जो था वो वापस चला जाता है। मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम थे जो उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ का राजपाट संभालते थे। पेशावर विक्ट्री के बाद ये वापस आता है, कब? 1885 में। कब आता है वापस? 1185 में, 1185 में ये वापस आता है, तभी सियालकोट में करता है। सियालकोट में ये अटैक करता है। कहाँ पे? 1185 में सियालकोट में अटैक करता है। इसके बाद लाहौर विक्ट्री, लाहौर विक्ट्री कब हुई थी? 1186 में हुई थी लाहौर विक्ट्री। देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, उनको बस कंटेंट से मतलब होता है कि उनको कहाँ पे कंटेंट सही मिल रहा है जो उनके एग्जाम से रिलेटेड है। उसके बावजूद, उसके अलावा उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो आप जितने लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये रायता फैला रहे हैं, कृपया करके इन चीज़ों को ना करें। आप लोग सारे के सारे डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, आप जो भी करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। मत कीजिए ये चीज़, ये खुद आपके लिए खराब है। बेटा रिटन एग्जाम तो निकाल लोगे, रिटन एग्जाम तो अधिकतर लोग निकाल नहीं पाओगे। रिटन एग्जाम निकाल लोगे ना बेटा, तो एसएसबी बाकी है तुम लोग के लिए। अभी थोड़ी भी तैयारी की तुमने एसएसबी के लिए? तुमको पता भी एसएसबी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी टेस्ट कैसी होती है? कभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू देखा है तुम लोगों ने? और उसके बाद मिलाया उस सिलेक्टेड कैंडिडेट से? क्या कभी खुद को मिलाया है, या हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हो? सारे टीचर्स तुमको बढ़ा चढ़ा के सर पे बैठा लेते हो और तुम क्या करते हो? हवा में उड़ते रहते हो खुद ब खुद। तुम्हें लगता है कि अरे हम तो एकदम ऊपर ही हैं। बेटा पढ़ लो, जितना उड़ना है ना सब नीचे आ जाओगे एक दिन। जब सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो यही दुनिया तुमको ताने मारेगी बैठ के। झगड़े कर रहे हैं लोग बैठ के कमेंट सेक्शन में।
चलो अब देखो यहाँ पे, इसके बाद 1186 में लाहौर विक्ट्री करता है। ये लाहौर विक्ट्री करते ही इसने लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया था। ध्यान से समझना, पेशावर विक्ट्री करी इसने, पेशावर विक्ट्री करके ये वापस चला जाता है अपनी जगह में। वहां से ये वापस आता है कुछ वक्त बाद 1185 में, और इसने सियालकोट में इसने हमला किया और सियालकोट से इसने विजय प्राप्त कर ली। ये अब तक नहीं हारा है, देखना ध्यान से, ये अब तक, ये घोरी जो है अब तक इसने हार का जो स्वाद इसने नहीं चखा है, तो अपना बड़ा एकदम ऊपर ही चल रहा है, उड़ रहा है। फिर 1186 में ये लाहौर को विजय कर लेता है। लाहौर को विजय करने के बाद 1186 में इसने लाहौर को अपनी राजधानी बना ली थी, लाहौर को इसने अपनी कैपिटल बना लिया था। और लाहौर में बैठ के फिर इसने भटिंडा पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? भटिंडा पर आक्रमण किया था। अब भटिंडा जो था वो दिल्ली के पास है, पंजाब में है ना, दिल्ली से पास है। तो जैसे ही इसने भटिंडा पे आक्रमण किया तब पृथ्वीराज को आ गया गुस्सा। कहा कि ये नालायक इतनी वक्त से जो है अटैक पटैक किए जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस वजह से, क्या बड़ा चालू हो रखा है। तो वापस से पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आता है और तब होता फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होता है, क्या बोल रही हूँ मैं तुम लोग की वजह से, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होता है। कब? 1191 AD में। और उसमें पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी की ये पहली प्रथम हार होती है। कहाँ पे? किससे? पृथ्वीराज से। ये बड़ा लंबा एक हिस्ट्री का चैप्टर है। अगर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में अगर जानना चाहोगे कभी, तो किस तरीके से इसने बेईमानी करी, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। हिंदी कितना हिंदी बुलवाएंगे ये लोग। मनीष कुमार, मैं आपको हिंदी में नहीं लिख रही हूँ तो मैं किस में लिख रही हूँ बेटा? हिंदी में तो लिख रही हूँ। जब तुम बड़े बनते हो ना, जब तुम कोई भी एग्जाम निकालते हो, जब तुम बड़े बन जाते हो ना, तो तुम उतना झुकते हो। बड़ा पेड़ जो होता है वो हमेशा विनम्र, हमेशा झुका रहता है। कहते हैं जो इंसान जब बड़ा बनता है, जिन जिन लोगों ने जो एग्ज़ाम अपेयर कर चुके हैं, बैठ चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, जो लोग SSB की तैयारी कर रहे हैं, बेटा क्या होता है ना, आपको सक्सेस मिलने पे आप ताड़ के झेड़ पे खड़े होकर नाचते नहीं हो, बल्कि और झुक जाते हो, आप में और विनम्रता आ जाती है। कहते हैं जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, उनके दिमाग में किताबें चलती हैं, और जिन लोगों का दिमाग पूरा खाली रहता है उनका चिल्ला मिल्ली ही चलेगा सिर्फ। तो कृपया करके उस चीज़ को थोड़ा दूर रखें। और आप लोग इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, बाकी लोग को सीख लेना चाहिए तुम लोगों से। और तुम लोग अगर इस तरीके की एग्जाम्पल सेट करोगे तो बाकी क्या होगा? छपरी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो वो लोग बोलेंगे बताओ, जो प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक जनता को भरोसा होता है जिसपे। इसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन जब होता है 1191 में, तो उसके बाद गौरी हार जाता है और भटिंडा जो है ये रिकवर कर लेते पृथ्वीराज। आपको बाद में बताऊंगी इसमें चल के आगे, अगर कभी जानने का आपको मन करे तो। 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, उसकी हिस्ट्री कैसे रही है। पहले वो संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उर्स का मेला लगता था वहाँ पे, पंजाब सा और उर्स का मेला लगा करता था वहाँ पे। अभी खैर उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तरेन आता है, 1192 में होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होता है। यहाँ पे पृथ्वीराज को हरा देता मोहम्मद गौरी आके, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी चालकता के साथ, बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ आता है और बहुत धोखेबाजी करता है। ऑब्वियस चीज़ है, धोखा तो कहने का नहीं है इनका। धोखेबाजी के साथ इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को इसने प्रिजनर बना लिया था, कैदी बना लिया था, और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। मार देता है, ऑलमोस्ट मृत्यु क्या, सही बात है, मार देता है। इसके बाद जैसे ही पृथ्वीराज को मारता है तो भाई अब इसका एक छत्र राज हो चुका था। सा कोई राजा तो बचा ही नहीं था, इसका क्या हो चुका था, अब यहाँ पे एक छत्र राज हो चुका था। अब कोई भी इसको मतलब मना करने वाला तो था ही नहीं, कोई भी इसके खिलाफ जो था लड़ने वाला तो कोई भी था ही नहीं। अब देखो इसका लास्ट बैटल की अगर बात आएगी, लास्ट बैटल, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें इसने कनौज के राजा जयचंद गढ़वाल को हराया था। इसका लास्ट बैटल का जब भी जिक्र आएगा कि मोहम्मद गौरी का लास्ट बैटल कब था उसकी जिंदगी का, तो वो कौन सा था, कनौज का,
जहां पे इसने कन्नौज के किंग को, सॉरी चंदावर का, जहां पे इसने कन्नौज किंग जयचंद गढ़वाल को हराया था। जयचंद गढ़वाल को इसने हराया था लास्ट बैटल, जो कि था बैटल ऑफ चंदावर। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तुम्हें याद होगा पंजाब की खोखर जाति जो थी, इसने उनके खिलाफ एक कैंपेन रखा था 1205 में, जिसके बाद एक सिंध नदी के तट पर इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सिंधु नदी के तट दमयक नामक स्थान पर हुई थी। सॉरी, इसका लास्ट बैटल था वो वाला खोखर जाति वाला, पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध किया था इसने। पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध 1205 में इसने किया था। जैसे ये 1205 में मरता है, इसके बाद ये इसका आखिरी था। वहाँ के एक जाट आता है और जाट इसको आके मार देता है, ठीक है। 1205 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद से शुरू होता है क्या? दिल्ली सल्तनत। अब देखो समझाती हूँ। यहाँ पे इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सिंध नदी के तट पर। क्या लिख लो वहाँ पे? सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या हुई थी। सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पे इसकी हत्या हुई थी। जिन जिन बच्चों को यहाँ पे घटिया कमेंट्स करना है, आप मेरी क्लास में अगर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जगह बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तुम लोग को अपनी थोड़ा सा भी तुम लोग को शर्म आता है या फिर नहीं आता है? कुछ बच्चों को बेटा, इस दुनिया में जो आए हो ना, अपनी माँ की बदौलत ही आए हो, एक औरत की बदौलत आए हो, रह भी रहे हो उसी के वजूद पे। बात आई समझ में? आशुतोष रंजन, अपनी माँ की बदौलत ही आए हो इस धरती पे। कसम से बता रही हूँ, तुम जैसे बच्चे अगर मुझे दिखने को मिल जाएगा ना रास्ते पे, बेटा तुम लोग को चलो, इसकी मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 को इसकी मृत्यु हो जाती है। सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या हो जाती है। अब बात करेंगे अगर इसकी भाषा के बारे में कि इस घौरी की जो भाषा थी, इसकी भाषा क्या थी, इसकी लैंग्वेज क्या था। इसकी लैंग्वेज थी फारसी। इसकी लैंग्वेज थी फारसी। और अगर तुम लोग को सवाल ये आता है कि किस शासक ने सबसे पहले सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, एक तरफ सिक्के के एक तरफ कलमा खुदवाया था और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी। एक तरफ कलमा खुदवाया था और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी। कौन था वो शासक? यही था राजा गौरी, मोहम्मद गौरी। राजा क्या बोल रहे हो तुम लोग ना? कहीं पता होता है, इतना दिमाग इतना गर्म कर देते हो, इतना ज़्यादा दिमाग गर्म कर देते हो। वेदा, नो नीड टू कमेंट है बेटा। ये इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है, ये अपने करियर के साथ खुद खेल रहे हैं। अब देखो, जब ये जो मरता है ना, सॉरी, राजा गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, जब उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद ये अपने कुछ गुलामों को यहाँ छोड़ के गया था। इसीलिए जब दिल्ली सल्तनत जब उठता है यहाँ से गौरी के मरने के बाद, तो गुलाम सल्तनत से उठता है, गुलाम वंश से उठता है। कहने का बोले तो स्लेव डायनेस्टी से उठता है। कौन कौन से गुलाम ये पीछे छोड़ के गया था अपने? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी और यल्दोज, और आपकी जो ये थे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, सब कौन थे? ये सब गुलाम था, ये सब का सब गुलाम था। अब इसके बाद जो शासक जो प्रारंभ होगा दिल्ली सल्तनत में, वो किसका होगा? गुलामों का शासक होगा। चलो, तुम लोग की क्लास आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मैं और नहीं कर सकती हूँ तुम लोगों के साथ। चलो,
और एक बात और, कभी कभी किताबों में तुमको क्वेश्चन पूछता है, सॉरी एग्जाम में तुम लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गरीब नवाज चिश्ती जो थे, ख्वाजा चिश्ती गरीब नवाज, जिनके बारे में बात होती है अजमेर में, बहुत ही मान्यता और बहुत ही जागता वहाँ पे हैं, तो एक कब आए थे और किसके शासनकाल में आए थे, तो मैं बता दूं ये 1192 के टाइम पे ये भारत आए थे। और किसके कार्यकाल में आए थे, ये महमूद घौरी के टाइम पे ही आए थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म हो रही है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।